जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। मिशन ग्रीन पेन के लिए स्कूल मैनेजमेंट की क्लास में यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपना जो टॉपिक है वो है RSTB यानी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड है। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट करें उससे पहले एक जरूरी जो बात है वो आपसे कर लेता हूं। पिछली क्लास याद है आपको? पिछली क्लास में हमने राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जो है स्कूल है उसके बारे में पढ़ा था। और एक चीज मैंने कही है, जो मुझे ऑथेंटिक बात प्राप्त होगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमने एक बात की थी कि जो पहली बार में जो टॉप करते हैं लड़के और लड़कियां यानी महिला और पुरुष की बात होती है, ओपन बोर्ड की बात कर रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। उनमें महिलाओं को दिया जाता है मीरा पुरस्कार और पुरुषों को यानी लड़कों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। याद आ गया? अब जो मेन बात आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर गौर कर लीजिएगा। ये पुरस्कार मीरा और एकलव्य पुरस्कार ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल तीनों लेवल पर अब दिया जा रहा है। गौर कीजिएगा, मैं रिपीट करना चाहूंगा इस बात को। स्टेट लेवल पर 3 लड़के 3 लड़कियां, डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 लड़के 3 लड़कियां, ब्लॉक लेवल गौर कीजिएगा ब्लॉक लेवल पर 3 लड़के 3 लड़कियां। लड़कियों को मीरा पुरस्कार, लड़कों को एकलव्य पुरस्कार। हैरान से हो रहे हो सकता है आपको अभी जो बाजार में बुक्स आएगी उसमें अभी ये अपडेशन हो सकता है नए मिले, और हो सकता है किसी बुक में मिला हो जो कोई मेरी सीध में भी नया आई हो, तो वो तो अब आप ही निर्णय करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों लेवल पर है। अब 2021 में अब दिया जाएगा क्योंकि उसके आंकड़े हैं वो अब मांगे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही मांगे हैं भी। इस बार जो 2021 वाले जो टॉपर है उनको ब्लॉक लेवल पर भी ये अवार्ड है वो हम देंगे। स्टेट लेवल पर 3 बच्चे होंगे उनको 21,000 और फिर दोनों को 11,000 और 11,000 मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो टॉपर को 11,000, बाद वाले दोनों को 5100 और ब्लॉक लेवल पर जो टॉपर होगा उसको 5100 रुपये और बाद वाले दोनों को 3100 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आप अपने नोट्स में इस चीज़ को ऐड है वो कर लीजिएगा। अपने जो नोट्स है उसके अंदर तो मैंने ऐड करके दे दिया था, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक का जो नोट्स हैं वो उसका लिंक लगा देता हूँ, आपने देख लिया होगा, वहाँ पर तो मैंने अपडेट कर दिया था। वीडियो में पढ़ाते समय इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन तक जिस दिन मैंने बनाया था मुझे फाइनल जानकारी है वो जयपुर से प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैंने आज आपको ये बता दी है, तो थोड़ा सा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB। फुल फॉर्म पता होना ही चाहिए। और आपको पता है ये जितने भी टॉपिक है अपने राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य में उसका संगठनात्मक ढांचा और वर्क ही तो अपने सिलेबस में है, और साथ में पढ़ना है उसकी स्थापना के बारे में। तो वहीं से अपनी बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था 1973 के अंदर 1973 में, और उस प्रशासनिक आदेश से ही 1973 में RSTB का गठन कर दिया था। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब हुआ ये तारीख याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1973 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन एक एक्ट जो अपना रूल्स बने हुए उसके तहत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत 29 दिसंबर 1973 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है यानी एक स्वायत्त शासित संस्थान है जो कि अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अधीन ये कार्यरत है। तो 29 दिसंबर 1973 को रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन विधिवत रूप से इसने जो अपना काम स्टार्ट किया वो तारीख है 1 जनवरी 1974। अब कोई प्रश्न एग्जाम में आए उसका उत्तर 1973 होगा 1974 होगा, ये क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड रहता है।
आप किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा। 1973 में गठन हो गया, 1974 से इसने विधिवत काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बात एक वो भी बच गया अपना भी, आरएसटीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर में भी है, और जयपुर में भी लोकेशन देखें तो झालाना डूंगरी के अंदर इसका है वो ऑफिस है। अब आ गई अपनी मेन मुद्दे के ऊपर स्थापना के बाद, और वो है संगठनात्मक ढांचा। और एक चीज प्रीवियस जो पेपर हुए हैं ना अपने लेक्चरर के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है भी आरएसटीबी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है, तो ये पूरा नाम वहां आपको पता होना चाहिए। तो चलिए संगठनात्मक ढांचे की बात करें। एक इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसके नीतियों को बनाने के लिए भी हमें किस प्रकार से क्या करना है, उसके लिए सबसे बड़ी परिषद होती है, वो है शासी परिषद, इंग्लिश में कहते हैं जिसको जीसी, यानी गवर्निंग काउंसिल की बात आती है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में कुल मेंबर हैं वो 12 हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा आप, जिनमें से 9 तो पदेन है, यानी किसी न किसी पद पर है वो, और 3 है वो इसके अंदर मनोनीत किए जाते हैं, जो कोई एक शिक्षाविद हो सकता है, कोई विद्यालय शिक्षा का अच्छा जानकार हो सकता है, कोई प्रकाशन और मुद्रण संबंधी जिसके बारे में अच्छा अनुभव हो, वो कोई भी 3 इनके मनोनीत किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो 9 पदेन और 3 मनोनीत है, तो टोटल शासी परिषद में 12 सदस्य हैं। फिर बात आती है इस गवर्निंग काउंसिल का चीफ कौन होता है, यानी इसका प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्री है वो गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष होता है। इसका उपाध्यक्ष है वो प्रमुख शासन सचिव होता है, जो स्कूल शिक्षा का होता है। स्कूल शिक्षा का जो शासन सचिव होता है, शॉर्टकट हम जिसको शिक्षा सचिव कह देते हैं, वो इसका उपाध्यक्ष होता है। और इसका जो सेक्रेटरी है वो इस पाठ्य पुस्तक मंडल का जो सचिव होता है, जो कि एक आरएएस अधिकारी होता है, वो इसका सचिव होता है। तो अब शासी परिषद जो अपने नीतियां निर्धारित कर लेता है, फिर उसको क्रियान्वित करना होता है, और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है वो होती है निष्पादन समिति के पास, इंग्लिश में कहते हैं ईसी, यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होती है। इसके जो कुल सदस्य हैं वो 9 हैं, 9 सदस्य हैं, और 9 के 9 पदेन हैं, यानी किसी न किसी पद के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जीसी का प्रेसिडेंट होता है और ईसी का चेयरमैन होता है, जिसको हिंदी में सभापति कहते हैं। अब सभापति कौन होगा, यहां देख लीजिएगा, जो शासी परिषद का उपाध्यक्ष है वो ईसी का चेयरमैन होता है। तो प्रमुख शासन सचिव जो स्कूल शिक्षा का है वो इसका चेयरमैन हो गया। सचिव वही जो आरएसटीबी का सचिव है, एक आरएएस अधिकारी, वही इसका सचिव होता है। समझ गए। जो इसके उपाध्यक्ष और सचिव हैं वो निष्पादन समिति के चेयरमैन और सचिव हो गए। फिर इसके बाद में दिल्ली का कामकाज देखने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सचिव होता है। इसकी हेल्प के लिए उप सचिव होते हैं, लेखा अधिकारी होते हैं, और भी कई प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। जैसे और अधिकारियों की बात करें तो इसके आरएसटीबी के 5 अनुभाग यानी विभाग हैं, तो उनके जो मुखिया हैं वो भी इन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का वो एक मुखिया होता है, सचिव उप सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं। तो ये 5 अनुभाग हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिए। एक है प्रशासनिक और संस्थापन विभाग, दूसरा है लेखक और अंकेक्षण यानी ऑडिट वाला विभाग, तीसरा है विपणन और वितरण मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डिपार्टमेंट, और चौथा है तकनीकी और उत्पादन वाला टेक्नोलॉजी वाला, और 5वां है शैक्षिक और अनुसंधान एजुकेशनल और रिसर्च से संबंधित यहाँ एक जो अनुभाग है वो भी यहाँ है। एक शब्द ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुसंधान शब्द है, तो ये जो आरएसटीबी अपनी होती है ये अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, स्वयं अपने लेवल के ऊपर कोई भी रिसर्च वर्क है वो ये नहीं करती है। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है वो नहीं है। और एक चीज और कहूं, जो भी यहाँ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको नोट्स फॉर्म में जरूर उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लास्ट में भी मैं थोड़ा सा टाइम छोड़ता हूँ, आप इजीली आराम से पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खुद के हाथ से बने हुए नोट्स हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं कॉपी पेस्ट की बजाय, तो इसलिए यहाँ समझ रहे हो उसको उतार लिया करो, या बाद में स्क्रीनशॉट पहले समझ लो बाद में स्क्रीनशॉट लेकर उतार लिया करो। और अब इसके बाद में अगला अपना टॉपिक इसमें क्या बच जाता है वो है आरएसटीबी के प्रमुख काम, मूल काम क्या है। उससे पहले एक चीज और रह गई यहाँ पर,
ये जो शासी परिषद है ना, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात और कर लें, याद आ गया मेरा। यहाँ होता है ना अभी, इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। तो मेरे पास जानकारी है भी, जो पहली जो आरएसटीबी की गवर्निंग काउंसिल बनी थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष वो खेत सिंह जी थे। उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो वो महेंद्र सिंह जी थे, और अगर पहले सचिव की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी थे। तो ये भी आप चाहें तो साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, खेत सिंह जी अध्यक्ष, महेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष और लक्ष्मी नारायण शर्मा है वो इसके पहले सचिव रहे थे। आज क्या है वो अब आपसे कोई नहीं पूछेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, काम सबसे प्यारा प्रश्न यही है, राजस्थान में जो आरएसटीबी काम करता है वो किस मॉडल पर, कहां से प्रेरित है, इन्होंने ये सारा सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया है? तो वो गुजरात से अडॉप्ट किया हुआ है। तो हम कहते हैं भी आरएसटीबी है वो गुजरात मॉडल के ऊपर काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला महत्वपूर्ण काम, ये कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण यानी प्रिंटिंग और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। एक चीज यहां और क्लियर कर लीजिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी 1973-74 की बात है, तब ये सिर्फ कक्षा 1 से 8 की पाठ्य पुस्तकों का ही मुद्रण और वितरण करता था। यह बात ध्यान रखिएगा, 1 से 8 की। कहीं प्रश्न ऐसा आ जाए जब स्थापना हुई या 1973-74 में आरएसटीबी है वो किस कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता था, तो ध्यान रखिए उस टाइम उत्तर हो जाएगा 1 से 8। आज जो हम कह रहे हैं ये 1 से 12, ये तो आज की कंडीशन है। अब ये कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण का काम है वो देखता है। 27 सितंबर 2010, गौर कीजिएगा, सितंबर 2010 से ये 9 से 12 का काम भी इसने स्टार्ट कर दिया, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब हो गया ना फिर 1 से 12, इसलिए हमने यहां ये लिखा है भी 1 से 12 का ये सारा काम ये देखता है, किताबों का छपाई करवाना और उनका बांटने का काम। अब पहले आपको पता है 9 से 12 का काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता था, वो ही सिलेबस तैयार करता था, वो ही इनकी प्रिंटिंग करवाता था। और आज आपको ये भी पता है अब 9 से 12 का काम किसके पास चला गया है, वो अब जो अपना उदयपुर वाला जो इंस्टीट्यूट है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, उसके पास चला गया है सिलेबस को लेकर। तो 1 से 12 का सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी उदयपुर चली गई है और 1 से 12 के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सारा जो काम है वो अब आरएसटीबी के पास है। दूसरा है भी ये बीएसटीसी की पुस्तकों का मुद्रण भी करता है, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। इनका सिलेबस तो आपको पता है, आरएससीआरटी जो उदयपुर है वो तैयार करता है बीएसटीसी का, और उनके मुद्रण का जो प्रिंटिंग का जो काम है वो भी आरएसटीबी के पास होता है। और एक और इंपॉर्टेंट, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, न लाभ और न हानि के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया, जितना छपाई में खर्चा लगता है उतना ही आपसे लिया जाता है। तो यहां आरएसटीबी को इनकम के लिए है, वो कोई सोर्स नहीं है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर यह काम करता है। और क्या करता है, ये जो अच्छे लेखक हैं, समीक्षक हैं, चित्रकार हैं, उनके साथ ये अनुबंधन भी करता है। अब आप सोचेंगे ये कहां से आ गए? भाई आप जब किताब देखी है ना आपने, किताबों के बीच में जो सुंदर सुंदर डायग्राम, कोई कार्टून, अलग अलग चीजें बनी हुई होती है, तो उनको बनाने के लिए भी तो समीक्षक, चित्रकार, उनकी जरूरत होती है। तो उनका जो अनुबंधन है वो भी आरएसटीबी करता है। अपने सभी कामों के लिए कार्मिकों की नियुक्ति भी करता है। अपनी किताबें छापनी है उसके लिए धन की जो व्यवस्था है वो भी आरएसटीबी करता है। उसके बाद पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन और वितरण में अनुसंधान कार्य को केवल ये प्रोत्साहित करता है। ध्यान रखिए, खुद ये किसी प्रकार का रिसर्च नहीं करता, रिसर्च को बढ़ावा देता है, खुद रिसर्च नहीं करता। उसके बाद बात करें निःशुल्क श्रेणी की पाठ्य पुस्तकों को सरकारी स्कूल और मदरसों तक पहुंचाना, इसको हम थोड़ा सा अभी गौर कर लेते हैं इस पर अच्छे से। निःशुल्क श्रेणी की पाठ्य पुस्तकों को सरकारी स्कूल और मदरसों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरएसटीबी की है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। इसके अंदर क्या है, किनको फ्री में किताब मिलती है? एक तो पहले ये ध्यान रखिए, सरकारी स्कूल
और प्लस मदरसों को मिलती है। लेकिन यहाँ ये नहीं है भी सरकारी स्कूलों में 1 से 12 सभी के लिए प्रावधान है, यहाँ थोड़ा सा लोचा है, उसको समझ लीजिएगा। थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूं, पहले तो ये देख लो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो 1 से 8 तो 1994-95 से ही सबको मिल रही है, और 9 से 12 है वो 2004 और 5 से मिल रही है स्कूलों के अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है 1 से 8 1994-95 से फ्री में मिल रही है सभी बच्चों को, लड़का लड़की, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कोई भी है, सबको 94-95 से। 9वीं से 12वीं 2004-5 से फ्री में सरकारी स्कूल और मदरसों के अंदर मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, 9 से 12 की किताबें किनको मिलती है? 9 से 12 की किताबें किसी भी कास्ट की हो, सबको, सभी लड़कियों को फ्री मिलती है, एससी को फ्री मिलती है, एसटी को फ्री मिलती है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। उसके अलावा जो ओबीसी के लड़के हैं और जनरल के जो लड़के हैं उनके ऊपर गौर कर लें। अगर किसी ओबीसी या जनरल का कोई लड़का, उसके पेरेंट्स अगर इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देने वाले हैं, तो उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत जो फ्री बुक्स है वो नहीं दी जाती है। तो गौर कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि व्यवहारिकता में सबको दे दी जाती है, वो एक अलग बात है। अगर सरकारी स्कूल में किसी ऐसे कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी का है और वो उसके पेरेंट्स हैं, वो इनकम टैक्स देते हैं, तो उस बच्चे को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है वो नहीं मिलती है। क्योंकि हम तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, व्यवहारिकता तो चलेगी नहीं, जो नियम है उसकी बात ही यहाँ पर होगी। तो समझ गए ये चीज। उसके अलावा सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट तक और 1 से 8 के मदरसों तक हमने किताबें पहुंचा दी। अब भाई प्राइवेट स्कूल भी तो बच गए, या कोई रीट की तैयारी करने वाला या अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्कूल की किताबें पढ़ना चाहे तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए बाजार से किताबें खरीदनी है। तो बाजार में किताबें भी RSTB पहुंचाता है किनको? जो इसके साथ जो रजिस्टर्ड जो पुस्तक विक्रेता होते हैं। तो पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाने का कार्य भी RSTB करता है। अपने इस सारे सिस्टम के लिए, किताबों के वितरण के लिए इसने टोटल 34 केंद्र है वो पूरे राजस्थान में बना रखे हैं, जिनमें 9 तो संभाग स्तरीय हो गए, जो अपने जो शैक्षिक दृष्टि से जो 9 संभाग है वहां पर हो गए। बाकी आप जोड़ लो कितने डिस्ट्रिक्ट बच गए, 24 डिस्ट्रिक्ट बच गए, वहां पर हो गए 24 और 9 कितने हो गए? 33। अब एक ज्यादा क्यों है? क्योंकि जयपुर में 2 है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, तो 2 हो गया, तो उस हिसाब से टोटल 34। तो ध्यान रखिएगा RSTB के टोटल पुस्तकों के वितरण केंद्र कितने हैं? 34 हैं। और ये जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वाला जो कार्यक्रम है ना, इसके तहत हर स्कूल यानी ग्राम पंचायत का जो सीनियर स्कूल होता है वहां तक किताबें पहुंचाने की जिम्मेदारी RSTB की है। इस वितरण केंद्र से तो किताबें केवल कौन लेंगे? ये पंजीकृत पुस्तक विक्रेता है वो ही लेंगे, जाकर वहां से ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले इनको ऑनलाइन ऑर्डर दिया हुआ है, डिमांड दी हुई है भी हमें इतनी किताबें चाहिए, तो वो इनको मिल जाती है प्राइवेट वालों को। सरकारी के अंदर स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो RSTB की होती है। इसके अलावा लास्ट में एक बात और कर लें, इस RSTB के पूरे फंक्शन को चलाने के लिए जो अपनी शासी परिषद है ना, जो मेन सबसे बड़ी पावरफुल जो कमेटी जो काउंसिल है इसकी, उसने RSTB के कार्यों की एक नियमावली बनाई थी, और ये नियमावली 1 अगस्त 1997 से राज्य के अंदर लागू है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, 1 अगस्त 1997 से लागू है। और इसमें अगर नियमों में कोई संशोधन करना है तो आप, ये कॉमन सेंस की बात आपको पता है, वो पावर किसके पास रहेगी? बड़ी जो काउंसिल है, जहां भाई जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं तो पावर उनके पास ही चली जाती है। तो कहीं इस प्रकार की बातें कभी लोचा आ भी जाए ना, तो सोच लिया करो भैया जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कहाँ है? शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, तो इसका मतलब पावर किसके पास होगी? GC के पास है, वो होगी। तो ये था आज का अपना टॉपिक RSTB, उसकी स्थापना, संगठनात्मक ढांचा और उसके फंक्शन को हमने अच्छे से जाना है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट्स आपको आज या कल इसके नीचे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वहां पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स साथ में मिल रहे हैं आपको। और एक मैंने स्टार्टिंग में ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में जो नई जानकारी थी वो उपलब्ध करवा दी थी आपको, तो उसको भी आप थोड़ा सुनकर नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे। अच्छी चल रही है ना तैयारी? लगे रहिएगा,
तैयारी अच्छी ही चल रही है, हर टॉपिक से बात कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।